जय श्री शांत स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का जून 24 का पेपर का सजेस्टेड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। अब जब तक इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर नहीं आ जाता, जो मैं आपके साथ सजेस्टेड आंसर शेयर कर रही हूँ वो प्रोविजनल माना जाएगा। जो भी इंस्टीट्यूट आंसर देगा वही फाइनल माना जाएगा। तो देयर माइट बी सम डिफरेंसेस, क्योंकि लॉ है, इंटरप्रिटेशन पार्ट है, इसीलिए तो अगर कोई डिफरेंसेस होते हैं तो इंस्टीट्यूट का आंसर ही नो डाउट आप लोग फाइनल मानेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आर ओन करता है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, पी विजिट करता है उस स्टोर में वाटर प्यूरिफायर को खरीदने के लिए, प्राइस एट 54,000। वाटर प्यूरिफायर का प्राइस है 54,000। उसने रिक्वेस्ट किया आर को कि मुझे कॉपर फिल्टर वाला प्यूरिफायर चाहिए। एज पी वांटेड टू बाय द प्यूरिफायर ऑन क्रेडिट, मतलब उधार, विद द इंटेंशन ऑफ पेइंग इन 9 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। पी चाहता था कि मुझे वाटर प्यूरिफायर 54,000 का जो है ये उधार पे मिल जाए, बेसिकली इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे मैं पे कर पाऊँ 9 इंस्टॉलमेंट्स में। तो आर ने डिमांड करा कि भैया मुझे ऐसा मैं नहीं बेच सकता हूँ, मुझे इसके लिए गारंटर चाहिए कोई। तो ऐसे एक जो पी का फ्रेंड है वो आता है और बोलता है कि ठीक है मैं गारंटी लेता हूँ, अगर पी पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। आर ने वाटर प्यूरिफायर पी को बेच दिया, एक पर्टिकुलर ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर। पी ने इंस्टॉलमेंट्स 4 तो पे कर दी और उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। एक्सप्लेन करना आपको विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि एस की एज अ गारंटर अब क्या लायबिलिटी रहेगी, क्या उसे बाकी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो ये है, तो आंसर इज यस, एज अ गारंटर जो भी रिमेनिंग लायबिलिटी है वो पे करनी पड़ेगी, बिकॉज गारंटर की वो सारी लायबिलिटी होती हैं जो डेटर की होती है, श्योरिटी की वो सारी लायबिलिटी होती हैं। तो अभी डेटर की लायबिलिटी है बाकी 5 इंस्टॉलमेंट पे करना, तो अभी श्योरिटी को पे करना पड़ेगा। दूसरा आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर इफ आर सोल्ड द वाटर प्यूरिफायर मिस रिप्रेजेंटिंग इट हैविंग अ कॉपर फिल्टर व्हाइल इट एक्चुअली हैज अ नॉर्मल फिल्टर। अगर आर ने पी को जो वाटर फिल्टर बेचा होता वो झूठ बोल के बेचा होता कि ये कॉपर का वाटर फिल्टर नहीं है, मतलब पी को तो कॉपर का चाहिए था, आर ने बेचा होता एक्चुअल नॉर्मल वाला कॉपर का बोल के, तो क्या होता। ना पी को ना एस को, किसी को भी इस बात का पता नहीं है, ठीक है। एंड सच पता लगने पे पी ने बोला मैं तो प्राइस नहीं दे रहा। अब पी ने जब मना कर दिया कि मैं प्राइस नहीं दे रहा क्योंकि मैंने तो कॉपर वाला बोला था, तो आर ने एस को पकड़ा, बोला कि तुम गारंटर हो, तुम प्राइस दो। अब आप बताओ क्या गारंटर को प्राइस देना पड़ेगा। यहाँ आंसर है नहीं। क्यों? अगर गारंटर से कोई भी बात मिस रिप्रेजेंट करके या छुपा के उसकी गारंटी ली गई है, यहाँ पे आर ने गारंटर की जो लायबिलिटी ली, गारंटर से जो गारंटी ली है, एस से जो गारंटी ली है, वो एक इंपॉर्टेंट बात छुपा के ली है। आर ने गारंटर को ये नहीं बताया कि ये नॉर्मल प्यूरिफायर है और फिर गारंटी ली है, तो ऐसे में गारंटर की लायबिलिटी एंड हो जाती है। श्योरिटी गारंटर एक ही बात है, उसकी लायबिलिटी एंड हो जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं हम आंसर। आपको केस स्टडीज का जो आंसर करना होता है बेसिकली एक फॉर्मेट में करना होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, ठीक है। प्रोविजन में क्या लिखना है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक पर्सन दूसरे पर्सन को गारंटी देता है कि अगर इस पर्सन ने काम नहीं किया तो मैं कर दूंगा, राइट। और जो पर्सन गारंटी देता है उसका नाम क्या होता है, श्योरिटी। तो श्योरिटी की कितनी लायबिलिटी होती है, जितना इस थर्ड पर्सन की लायबिलिटी होती है। इस थर्ड पर्सन का नाम है डेटर और जिसको गारंटी दी जाती है उसका नाम होता है क्रेडिटर। तो श्योरिटी की कितनी लायबिलिटी होती है, जितनी डेटर की लायबिलिटी होती है, राइट। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव, मतलब इक्वल टू विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो वो रूल लगेगा। तो और इसके बाद हमने वो वाला पॉइंट लिख दिया कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से या कंसीलमेंट से आपने गारंटी ली है तो फिर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इनवैलिड हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाता है, राइट। चलिए फैक्ट ऑफ द केस आप क्वेश्चन में से ही लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन में स्टोरी गिवन है वैसा ही। उसके बाद कंक्लूजन पे आ जाएंगे। फर्स्ट केस में एस लायबल होगा 5 इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए क्योंकि वो गारंटर है, श्योरिटी है। और लेकिन अगर एस ने झूठ बोल के वाटर फिल्टर बेचा है, आर ने झूठ बोल के वाटर फिल्टर बेचा है कि वो कॉपर का है जबकि वो नॉर्मल था, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाएगी और एस की लायबिलिटी एंड हो जाएगी। लिख लो, एस विल नॉट बी लायबल। आपको ये पूरा जो सजेस्टेड आंसर है ना,
ये हमारे कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। सजेस्टेड आंसर्स का स्पेशली एक अलग से कोर्स है, फ्री कोर्स है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। आप उस पर क्लिक करोगे ना तो जो पुराने बच्चे होंगे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे scholars.in पे, तो उन्हें तो वो ऐसे ही एक्सेस हो जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उन्हें बस छोटा सा साइन अप करना पड़ेगा और वो ये कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। फ्री कोर्स है, आप PDF डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के B पार्ट की तरफ। आप लोगों ने देखा है तो सीए फाउंडेशन का जो पेपर है थोड़ा सा लेवल उसका अच्छा है। पेपर का लेवल अच्छा है इन द सेंस क्वेश्चन को एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी के फॉर्म में गिवन है, डायरेक्टली बातें नहीं बोली है, इनडायरेक्टली बोली है। तो अब आपके लिए लॉ को समझना बहुत जरूरी हो गया। एक तो पहले ही पूरा 100% लॉ हो गया है और उस पे से भी अब समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो मेक श्योर जो बच्चे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें तभी क्वेश्चंस पे आए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए, ए कंपनी ABC लिमिटेड, तो कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, ये कंपनी के बारे में गिवन है। एज ऑन 31 मार्च 2003 हैड अ पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख, 1 लाख में मतलब 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। जून 23 में ABC लिमिटेड ने और एडिशनल 10,000 शेयर्स इशू करे, तो 10,000 पहले से थे, 10,000 शेयर्स और इशू हो गए, तो टोटल हो गए 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऐसे 2 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। आउट ऑफ 10,000 शेयर्स, इन 10,000 में से 5,000 शेयर्स XYZ ने खरीदे थे। XYZ होल्डिंग कंपनी है PQR की, ठीक है। बाय हैविंग अ कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, XYZ का PQR के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल है। अब PQR कह रही है क्योंकि मैं XYZ की सब्सिडरी हूं तो मैं ये ABC की भी सब्सिडरी बन जाऊंगी। PQR कह रही है कि क्योंकि मैं XYZ की सब्सिडरी हूं इसीलिए मैं ABC की भी सब्सिडरी बन जाऊंगी। पता है ऐसा क्यों कह रही है? XYZ की सब्सिडरी है PQR, PQR कहना चाह रही है कि XYZ ABC की सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है, ऐसा कहना चाह रही है। बेटा XYZ तो ABC में शेयर्स होल्ड कर रही है, XYZ ABC की सब्सिडरी कैसे बन सकती है? राइट, तो XYZ ABC की सब्सिडरी नहीं है, इसलिए PQR ABC की सब्सिडरी नहीं बन पाएगी। राइट, तो इसका आंसर है नो। और आपको बताना है क्या ABC और XYZ में कोई रिश्ता है? तो ABC और XYZ में रिश्ता है 5,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल 20,000 इंटू 100 करोगे तो आपका आ रहा है 25%। तो 20% से ज्यादा अगर शेयर्स होल्ड करे जाते हैं तो कंपनीज एसोसिएट बन जाती हैं। दूसरी कंपनी जब एक कंपनी में 20% से ज्यादा का शेयर होल्ड करती है तो वो एसोसिएट कंपनी बन जाती है। तो ABC और XYZ में एसोसिएट कंपनी का रिश्ता है पर होल्डिंग सब्सिडरी का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रोविजन लिखेंगे सबसे पहले। प्रोविजन में आप लोग आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में पहले आपको प्रोविजन में होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में बताया है। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसकी कोई होल्डिंग होती है और जिसमें होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही होती है या फिर आधे से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही होती है, तो वो होल्डिंग कंपनी होती है, ठीक है। उसके बाद बताया है कि एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है, जो जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। पर अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है तो वो काउंट नहीं होती है एसोसिएट में, ठीक है। और जॉइंट वेंचर इंक्लूड होता है। तो बेसिकली एसोसिएट के बारे में पूरा पॉइंट लिख दिया और मैंने आपको बताया था होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट इनका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रही है। फैक्ट ऑफ द केस में आप बता देंगे क्वेश्चन, फैक्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन के बारे में ही आपको बता रखा है। उसके बाद आ जाएंगे कंक्लूजन में। कंक्लूजन में बोला है कि कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए है, 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसमें से 5,000 XYZ के पास है। तो फर्स्ट पॉइंट XYZ, तो जो PQR जो कह रहा है वो गलत कह रहा है क्योंकि XYZ ABC की सब्सिडरी नहीं बनेगी, ABC एसोसिएट कहला दी जाएगी क्योंकि वो 25% वोटिंग पावर कंट्रोल कर रहा है। आप यहाँ सॉल्व करके दिखा सकते हो 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 ऐसा करके, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट कह रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं करता है, येट कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के, और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको वो सारे प्रोविजंस बताने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि नॉन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, पर नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? एक तो फर्म या पार्टनर बाहर वाले पे केस नहीं कर सकते, पार्टनर फर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनर पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकते, 100 से ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर वाले फिर भी केस कर सकते हैं। यह है नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट। कुछ चीजें जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ये है कि आउटसाइडर स्यू कर सकता है, 100 तक का आप सेट ऑफ भी कर सकते हो, डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स डिसोल्यूशन के लिए स्यू कर सकते हैं और वाइंडिंग अप के लिए स्यू कर सकते हैं। तो ये सारे हैं आपके कुछ ऐसी चीजें जिनका रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट नॉन रजिस्ट्रेशन से इन राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्म अनरजिस्टर्ड है फिर भी थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है, फर्म अनरजिस्टर्ड है फिर भी पार्टनर्स डिसोल्यूशन के लिए स्यू कर सकते हैं, अकाउंट्स के सेटलमेंट के लिए स्यू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को डिसोल्यूशन के टाइम पे बेचने के लिए स्यू कर सकते हैं और अपना हिस्सा मांगने के लिए स्यू कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका ऑफिशियल असाइनी भी फर्म को स्यू कर सकता है, भले ही फर्म अनरजिस्टर्ड है, और 100 रुपए तक का सेट ऑफ भी कर सकते हो इवन दो फर्म इज अनरजिस्टर्ड। अब क्वेश्चन को पढ़ के एक बार में ये लग रहा है कि आपको दोनों बताने हैं कि नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है और कौन कौन से पॉइंट है जिनसे रजिस्ट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो तो आपको ऐसा भी लगता है कि आपको वो सिचुएशन बतानी है जहां पे नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं इंस्टीट्यूट कैसे आंसर देता है। फॉर सेफ्टी सेक आपको दोनों बातें लिख के यहाँ पे आ जानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है और कुछ केसेस जहां पे नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है ना, तो मुझे लगता है इसमें ये पॉइंट भी लिखने चाहिए कि कौन कौन से केसेस में नॉन रजिस्ट्रेशन का नुकसान हो जाता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है नॉन रजिस्ट्रेशन के। तो एक बार देख लेते हैं हम कि सिविल कोर्ट में कोई भी फर्म या पार्टनर केस नहीं कर पाएंगे थर्ड पार्टी के खिलाफ, सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे 100 रुपये से ज़्यादा का, पार्टनर ना तो फर्म के और ना ही पार्टनर के खिलाफ कोई केस कर पाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी स्यू कर पाएगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जब इंस्टीट्यूट आंसर की रिलीज करेगा तब हमें पता लगेगा बेसिकली इंस्टीट्यूट चाहता क्या है, ये 6 मार्क्स में बच्चा लिखे क्या। राइट, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। सोनी है, प्रिया की फ्रेंड है, वो 2 व्हीलर खरीदना चाहती है। प्रिया ने अग्री किया है, ठीक है, वो 2 व्हीलर बेचेगी और डिसाइड किया है कि प्राइस प्रिया के पापा डिसाइड करेंगे जो ऑटो डीलर है। तो प्रिया इमीडिएटली हैंड ओवर कर देती है चाबियां सोनी को, पर प्रिया के फादर बाद में मना कर देते हैं प्राइस को डिसाइड करने से। ठीक है, प्रिया एक्सप्रेस्ड हर इनएबिलिटी टू सेल द 2 व्हीलर। प्रिया कहती है पापा तो प्राइस डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो अब एक काम करो, मुझे चाबियां वापस कर दो। सोनी कहती है नहीं, मैं तो चाबी वापस नहीं करूंगी। अब आपको बताना है क्या प्रिया अपनी स्कूटी की चाबी वापस ले सकती है? तो बताइए। याद करिए, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, हमने बोला था थर्ड पार्टी भी प्राइस को वैल्यू कर सकती है। थर्ड पार्टी प्राइस वैल्यू कर देती है, ठीक है, पर अगर मना कर देती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, पर एक ट्विस्ट है, जहां पे सिंबॉलिक डिलीवरी हो चुकी थी, चाबी जा चुकी थी। अब क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है तो प्रिया अपनी अब स्कूटी वापस नहीं ले पाएगी। प्रिया सोनी से रीजनेबल प्राइस रिकवर कर पाएगी सिर्फ, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन करना है और थोड़ी बहुत डिलीवरी हो चुकी है तो अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, रीजनेबल प्राइस रिकवर होगा। राइट, लेकिन अगर व्हीकल ना दिया होता तब वो वापस ले पाती। यस, तब इट कैन बी टेकन बैक, क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई होती ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता। ठीक है, तो मतलब जब डिलीवरी नहीं हुई होती तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता। चलिए आइए, एज पर सेक्शन 10 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जब भी अग्रीमेंट हुआ है गुड्स को सेल करने का और टर्म्स ऐसे हैं कि प्राइस थर्ड पार्टी फिक्स करेगी, और अगर थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स ना कर पाए अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। पर थर्ड पार्टी को रोका जा रहा है तो जो पार्टी रोक रही है उसे दूसरी पार्टी को डैमेजेस देने पड़ेंगे।
इसके अलावा आगे लिखा है कि अगर बायर ने कुछ गुड्स का अप्रोप्रिएशन कर दिया है, डिलीवरी कर दी है, तो फिर उसके लिए रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक, अगर बायर को कुछ गुड्स का अप्रोप्रिएशन कर दिया गया है, बायर तक गुड्स चले गए हैं, तो फिर रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। फैक्ट ऑफ द केस में हम क्वेश्चन ही लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कहेंगे कि नहीं, प्रिया अपने गुड्स को वापस नहीं ले सकती क्योंकि बायर को गुड्स पहुंच चुके हैं, आप सिंबॉलिक डिलीवरी कर चुके हो। अब बायर यानी कि सोनी रीजनेबल प्राइस पे करेगी प्रिया को। और दूसरे में हाँ, अगर चाबियां नहीं दी होती तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते थे हम, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कहता है कि राम को एक कंपनी बनानी है जिसमें सिर्फ वो मेंबर रहे। तो आप बताओ कौन सी कंपनी उसे बनानी चाहिए और उस कंपनी के फीचर्स भी आप बता दो। ठीक है, तो आप बताओ कि कौन से टाइप ऑफ कंपनी बनेगी और उसके क्या फीचर्स रहेंगे। तो मतलब बेसिकली हमें 1% कंपनी के बारे में बताना है, क्योंकि एक 1% कंपनी होती है जिसमें 1% मेंबर होता है, तो राम अकेला मेंबर रहना चाहता है। इसीलिए देखिए प्रोविजन में क्या लिखोगे, 1% कंपनी का मीनिंग लिखोगे। 1% कंपनी वो होती है जिसमें 1% मेंबर होता है, उसके मेंबरशिप के सारे रूल्स बता देंगे। 1% मेंबर होता है, नॉमिनी भी लिखना पड़ता है, नॉमिनी का जो रिटन कंसेंट भी लेना पड़ता है, उसे रजिस्ट्रार को भी देना पड़ता है। नॉमिनी कभी भी अपने कंसेंट को वापस ले सकता है। ओपीसी भी चाहे तो अपना नॉमिनी चेंज कर सकता है, और जब भी नॉमिनी चेंज करेगा तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा, राइट। और उसके बारे में एलिजिबिलिटी भी बता दो कि कौन पर्सन ओपीसी खोल सकता है। सिर्फ एक नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, रेजिडेंट है या नहीं है, वो ओपीसी ओपन कर सकता है। और फिर रेजिडेंट का मीनिंग यहाँ पे बताया है। फिर हम बता देंगे कि कोई भी पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी को ओपन नहीं कर पाएगा, और माइनर पर्सन भी ओपीसी को ओपन नहीं कर पाएगा, राइट। और माइनर पर्सन जरा भी इंटरेस्ट नहीं रख पाएगा ओपीसी में। ओपीसी को आप किसी और कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, पर ओपीसी को आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस आगे का ये कट कर देंगे, राइट। तो ओपीसी के बारे में हमने सब कुछ बता दिया। कंक्लूजन कि मिस्टर राम को ये सारी बातों का ध्यान रखना है अपनी कंपनी ओपन करते वक्त। क्लियर है? इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है केस स्टडी के फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो कि मिस्टर राम कैन ओपन 1% कंपनी, 1% कंपनी क्या फीचर्स वगैरह सब कुछ बता दो, राइट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सी कह रहा है एक एलएलपी एक नया तरीका है बिजनेस चलाने का, एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी के बेनिफिट मिलते हैं, खर्चा भी कम लगता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है पार्टनरशिप की तरह। आप इन सबको ध्यान में रखते हुए फीचर्स बताने हैं, सिंपल एलएलपी के फीचर्स। कितना बड़ा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है, एलएलपी के फीचर बताओ ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। तो जो बच्चे कहते हैं कि हम 8, 10, 12 पॉइंट में से 4-5 ही कर लें क्या, क्योंकि 5-6 नंबर का ही तो आएगा मैम, बेटा ऐसे बेसिस देके पूछ सकते हैं, फिर क्या करोगे, फंस जाओगे ना। तो सारे पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं। पहला है बॉडी कॉर्पोरेट, तो एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। दूसरा है म्यूचुअल एजेंसी, एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। तीसरा फॉरेन एलएलपी, एलएलपी जो बाहर बनी है और इंडिया में ऑपरेट हो रही है, दैट इज फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर भी बन सकती है। फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यस एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लीगल पर्सन जैसे सारे राइट होते हैं, एसेट खरीदना, बेचना, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करना, सब कुछ कर सकती है एलएलपी। एलएलपी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसलिए एलएलपी चाहे तो अपनी खुद की कॉमन सील भी रख सकती है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आ जाइए। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग लिख दोगे। बॉडी कॉर्पोरेट तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है, एलएलपी जो इस एक्ट में बनी है, एलएलपी जो बाहर बनी है, कंपनी जो बाहर बनी है, और कंपनी जो इस एक्ट में बनी है वो भी है। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या नहीं आता है, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट कहते हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती है। तो एज इट इज आपको बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग लिख देना है और फिर बताना है कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। सारे पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, उसकी सेपरेट पहचान होती है और एलएलपी की आइडेंटिटी अलग होती है। पार्टनर्स चाहे सारे डेथ भी हो जाए, एलएलपी फिर भी चलती जाती है। ये सारी बातें आप लिख दोगे। उसके बाद आ जाएंगे हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में। एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, बिल्कुल होती है। जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है वो एलएलपी भी कर सकती है। एसेट खरीदना, बेचना, कॉन्ट्रैक्ट करना, लोन लेना देना, सब कुछ। पर क्या नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, जेल नहीं जा सकती, ओथ नहीं ले सकती, कसम नहीं खा सकती, डिवोर्स नहीं ले सकती, कोई प्रोफेशन नहीं कर सकती। ये सारी बातें आप लिख दोगे।
फॉरेन एलएलपी, यस फॉरेन एलएलपी भी होती है। सेक्शन आपको लिखना मैंडेटरी नहीं है बच्चों, याद है तो ठीक है, नहीं तो रहने देंगे। फॉरेन एलएलपी वो होती है जो इंडिया से बाहर बनी है और इंडिया में ऑपरेट कर रही है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच हैज एस्टैब्लिश्ड हिज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दैट इज फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर भी बन सकती है। म्यूचुअल एजेंसी का आप लिख दोगे कि कोई भी पार्टनर लायबल नहीं होता है म्यूचुअल एक दूसरे के काम के लिए, तो एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। एलएलपी में पार्टनर सिर्फ एलएलपी के काम के लिए लायबल होते हैं, एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं, राइट। तो एलएलपी सिर्फ पार्टनर सिर्फ एलएलपी के एजेंट होते हैं, एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं, एक दूसरे के काम से बाइंड नहीं होते हैं, इसलिए म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। ये आप मेंशन कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, काफी बड़ा आंसर था। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग ऐसा यहाँ पे शायद लिखना इतना जरूरी नहीं था, आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, दैट्स इट। चलिए, खाली आप नीचे वाला पैराग्राफ भी लिख देते तो आई थिंक मेरे हिसाब से सफिशिएंट था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कह रहा है, ए के भी 2 पार्ट्स हैं, आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 के ए के 2 पार्ट्स हैं। 3 के ए का 1 पार्ट कह रहा है कि PQR ने एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया है कि वो मोटर बसेस को चलाएगा स्पेसिफिक रूट्स पे फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 12 ईयर्स। 4 साल बिजनेस चलाने के बाद उनको लगता है कि भैया अब तो लॉस ही हो रहे हैं और लॉस ही होते रहेंगे। इसके बावजूद पी तो कह रहा है कि बिजनेस चलाएंगे हम। अब आप बताओ, क्या पी जबरदस्ती बिजनेस चला सकता है? अगर हाँ, अगर ऐसा है कि पी जिद कर सकता है, तो आप बताओ कि क्यू और आर को क्या करना चाहिए, जो कि मना कर रहे हैं भैया हम तो बिजनेस नहीं चलाना चाहते। तो आपको याद होगा कि अगर एक फर्म को कॉन्टिन्यूसली लॉसेज हो रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूस लॉसेज वाला पॉइंट, तो और फ्यूचर में भी ऐसा लगता है लॉस ही होंगे, तो पार्टनर्स, अगर देखो सारे पार्टनर्स मान जाएं तो फर्म ऐसे ही डिसॉल्व हो जाएगी। नहीं मान रहे हैं तभी तो कोर्ट में जाना पड़ता है, तो पार्टनर्स कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं कि जज साहब ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो प्लीज आप डिसोल्यूशन को ऑर्डर दे दो। तो यहाँ पे क्यू और आर के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए आंसर देख लेते हैं 3 के ए का 1। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कोर्ट के पास पावर होता है कि वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, उनमें से एक ग्राउंड है अगर फर्म को कॉन्टिन्यूसली लॉसेज हो रहे हैं तो जहां पे बिजनेस ऑफ द फर्म लॉस के बिना नहीं चला जा सकेगा फ्यूचर में भी, तो कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि इस केस में क्योंकि 12 साल के लिए हमने फर्म बनाई थी और दिख रहा है कि भैया लॉस ही हो रहे हैं, तो पी नहीं आएगा, यहाँ पे क्यू एंड आर कैन फाइल एन एप्लीकेशन विद द कोर्ट एंड द सेम कैन बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। क्यू और आर चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट को बोल सकते हैं कि प्लीज जज साहब आप फर्म को बंद करने का ऑर्डर दें। ठीक है बच्चों, 3 का ए का सेकंड पार्ट देखते हैं। ए और बी एक टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का काम करते हैं पार्टनरशिप में। मिस्टर ए ने पैसा लगाया है और वो स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब वो काम नहीं करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बिजनेस के दौरान बी क्या करता है, कपड़े खरीदता है सी से, पर बी को पता था कि कपड़ा चोरी का है, फिर भी बी कपड़ा खरीदता है और उनको बेचता रहता है और जो भी सेल आती है उसे फर्म की बुक में रिकॉर्ड कर देता है। अब ए चाहता है कॉन्ट्रैक्ट अपनी, ए कहता है कि सी मैं तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा, बी ने गलत काम किया है, चोरी का सामान बेचा है, बी से पैसा लो। अब आपको बताना है क्या ए की कोई लायबिलिटी रहेगी या बी की क्या लायबिलिटी रहेगी सी के दौरान, सी के लिए। देखो ए और बी दोनों पार्टनर्स है, तो दोनों की म्यूचुअल एजेंसी है। बी कोई भी काम कर रहा है तो ए लायबल रहेगा, ए कोई भी काम कर रहा है तो बी लायबल रहेगा। और एक और प्रोविजन होता है, अगर बी को किसी बात की इंफॉर्मेशन है, कोई नोटिस है, तो माना जाएगा ए को भी इस बारे में खबर है। ठीक है, तो जब पार्टनर्स कोई एक्टिव पार्टनर को कोई इंफॉर्मेशन है तो माना जाता है पूरी फर्म को इस बारे में खबर पहुंच चुकी है। तो ए तो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था कि ये तो चोरी का माल है वगैरह वगैरह। दूसरी चीज, बी ने फ्रॉड भी नहीं किया क्योंकि पैसा भी ऐसा नहीं है कि अपने पास रख लिया है, वो भी फर्म को दिया है। तो इस केस में अब बी के पास जो इन्फॉर्मेशन है माना जाएगा ए को भी पता था, तो ए अब अपनी लायबिलिटी से नहीं मुकर सकता। ठीक है, छोटा सा पॉइंट था, मैंने कहा था ध्यान से करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए का सेकंड पार्ट। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नोटिस टू अ पार्टनर who habitually acts in the business of the firm, जो एक्टिव पार्टनर है उसको अगर कोई नोटिस, कोई खबर दी है ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म इज डीम्ड एज नोटिस टू द फर्म, माना जाता है पूरी फर्म को नोटिस दे दिया है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। अब यहाँ पे फ्रॉड तो किया नहीं है पार्टनर ने, ठीक है,
तो नोटिस जो एक पार्टनर को दिया गया है, माना है सारे पार्टनर्स को नोटिस मिल चुका है और नोटिस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ये सारी बातें लिख। उसके बाद आपका फैक्ट ऑफ द केस लिखा है। फैक्ट ऑफ द केस में आपको स्टोरी दी है क्वेश्चन की ही, और उसके बाद हम आ जाते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में लिखा है कि ये अपनी लायबिलिटी को अवॉइड नहीं कर पाएगा क्योंकि जो बी को इन्फॉर्मेशन मिली है, माना जाएगा पूरी फर्म को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो अब ये नहीं कह सकते कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, राइट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चों को इसमें काफी कंफ्यूजन हो रही है, तो ध्यान से आप सुनेंगे। 3B का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि XYZ एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में बनी है। कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल लोगों के द्वारा हेल्ड करी जा रही है। लोगों ने मतलब इतना परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन लोगों ने लिया है। गवर्नमेंट के पास 20% शेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, LIC के पास 8% है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 10% है, राजस्थान गवर्नमेंट के पास 10% है, और एक गवर्नमेंट कंपनी का ABC लिमिटेड है जो गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा ओन करी जाती है, उसके पास 15% है। तो अब आपको बताना है कि भाई क्या XYZ गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। आपको बताना है क्या XYZ को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा होल्डिंग होती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके जहां 51% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चेक करो कितना होल्ड कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है मैम 10 + 10 20%। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रही है मैम? 20%। दोनों मिलके कितना होल्ड कर रहे हैं मैम? 40%। क्या 51% का क्राइटेरिया मीट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है इस पॉइंट के हिसाब से। अब एक और तरीका होता है गवर्नमेंट कंपनी बनने का। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी बन जाओ, मतलब अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है वो आप में 50% मतलब आधे से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर ले, मोर देन हाफ, तो भी आप फिर गवर्नमेंट कंपनी बन सकते हो। तो यहाँ गवर्नमेंट कंपनी कौन है? LIC। ये तो सिर्फ 8% होल्ड कर रही है, और एक ABC लिमिटेड ये भी सिर्फ 15 होल्ड कर रही है। ये लोग तो 50% से ज्यादा है, आधे से ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि XYZ गवर्नमेंट कंपनी नहीं है बच्चों। सबको एक साथ नहीं देखना है, गवर्नमेंट का शेयर अलग देखना है और गवर्नमेंट कंपनी का शेयर अलग देखना है, राइट। किसी एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होगी तभी वो गवर्नमेंट कंपनी बनेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलके 51% से ज्यादा होल्ड कर रहे होंगे तब वो गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। दोनों क्राइटेरिया एक साथ नहीं लगा दोगे आप, ठीक है ना। चलिए आपको पहले यहाँ पे बता देना है गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसमें 51% से ज्यादा वोटिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर होल्ड कर रहे होते हैं, या फिर दोनों मिलकर होल्ड कर रहे होते हैं। फैक्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन का ही हमने सारी सिचुएशन बता दी। कंक्लूजन में बोला XYZ गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी क्योंकि दोनों का मिला के इसमें 40% है, और ये गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनेगी। सिंपल। पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। M और N 70 और 30% शेयर होल्ड कर रहे हैं कंपनी में, दोनों की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। अब आप बताओ कंपनी पे क्या असर पड़ेगा? बेटा कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी की होती है परपेचुअल सक्सेशन। सारे के सारे मेंबर्स की डेथ क्यों ना हो जाए, कंपनी चलती जाती है। तो दो ही मेंबर थे, एक 70% एक 30% शेयर्स लेके बैठा था, दोनों मर गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती जाएगी। आइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो परपेचुअल सक्सेशन के बारे में लिख देंगे। कंपनी का फीचर बन जाता है परपेचुअल सक्सेशन का, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। इवन इफ सारे मेंबर्स मर जाएं फिर भी कंपनी चलती रहती है, उसके परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है। कंपनी लॉ से ही बनती है, लॉ से ही बंद हो सकती है। ये सारी बातें आप लिख दोगे। फैक्ट ऑफ द केस में बता दो 70-30% शेयर है, दोनों की डेथ हो गई है, और कंक्लूजन में बता दो कि भैया अभी तो कंपनी तो चलती जाएगी, ठीक है। और जो M और N के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास शेयर्स चले जाएंगे। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 का A हो गया, B हो गया। अब आ जाते हैं 3 के C पार्ट पे। एक्सप्लेन करना है आपको विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या क्या राइट्स होते हैं श्योरिटी के अगेंस्ट क्रेडिटर, डेटर एंड को श्योरिटी। तो श्योरिटी मतलब गारंटर के राइट बताने हैं, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट है, और एक श्योरिटी के दूसरे श्योरिटी पे क्या राइट होते हैं। आइए देखते हैं।
तो क्रेडिटर का श्योरिटी का क्रेडिटर पे क्या राइट है? भाई क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी है वो श्योरिटी की बन जाती है। देखो क्या लिखा है, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। तो श्योरिटी का राइट होता है कि जो भी सिक्योरिटीज पड़ी हैं क्रेडिटर के पास वो उन्हें क्लेम कर सकता है पेमेंट करने के बाद। तो श्योरिटी का राइट आ जाता है ऑन एवरी सिक्योरिटी जो क्रेडिटर है डेटर की जो क्रेडिटर के पास है डेटर की। जैसे ए बी सी है, ए ने बी को गारंटी दी है कि सी पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, और सी ने अपनी वॉच रखी हुई थी बी के पास। तो अगर ए पेमेंट कर देता है सी के लिए तो ये वॉच अब किसकी हो जाएगी? ए की हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है राइट टू सेट ऑफ। बी को सी से 10,000 रुपए लेने हैं और बी को पेमेंट भी करनी थी पुराने हिसाब किताब की 2,000। तो नेट ऑफ सी की कितनी लायबिलिटी है? 8,000। तो ए कहेगा मैं भी 8,000 ही पे करूंगा। तुम्हारा आपस का हिसाब किताब है ना, मुझे उसका भी फायदा मिलना चाहिए। मैं 10,000 पे नहीं करूंगा, मैं 8,000 पे करूंगा। राइट। राइट टू शेयर रिडक्शन। अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, और डेटर जब इंसॉल्वेंट होता है तो लायबिलिटी कम हो जाती है, जो मतलब देखा जाता है कितने एसेट है कितनी लायबिलिटी है उसके हिसाब से। तो अगर डेटर की लायबिलिटी कम हो जाती है तो फिर श्योरिटी की भी लायबिलिटी कम हो जाएगी। राइट। आ जाओ, श्योरिटी के राइट्स डेटर के अगेंस्ट क्या होते हैं? राइट ऑफ सबरोगेशन। अब अगर श्योरिटी ने डेटर के लिए पेमेंट कर दिया तो अब श्योरिटी क्रेडिटर की जगह पे आ जाएगा। जो भी क्रेडिटर के राइट थे वो सारे आपके डेटर के राइट बन जाएंगे और सारे आपके श्योरिटी के राइट बन जाएंगे। जैसे क्रेडिटर स्यू कर पाता डेटर को, वैसे अब श्योरिटी स्यू कर पाएगा डेटर को। और श्योरिटी के पास पावर होती है कि जो भी उसने अमाउंट पे किया है उसे वो डेटर से क्लेम कर सकता है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई लिखा नहीं है, ए और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि सी पैसा वापस करेगा, पर बाय डिफॉल्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ए और सी के बीच में। कल को सी अगर ए का पैसा नहीं देता है तो ए कैन गो टू कोर्ट। और एक श्योरिटी के दूसरे श्योरिटी पे क्या लायबिलिटी होती है? सारे श्योरिटी की पावर, सारे श्योरिटी को इक्वली कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर एक श्योरिटी ने ज्यादा पैसे पेमेंट कर दिया तो वो बाकी श्योरिटी से अपना शेयर डिमांड कर सकता है। ठीक है। और अगर अलग अलग अमाउंट के लिए उन्होंने गारंटी दी हुई थी तो जब तक उनकी लिमिट नहीं आ जाती है, एग्जॉस्ट नहीं हो जाती है, तब तक सब इक्वली बियर करेंगे। जैसे ए और बी श्योरिटी थे, ए ने बोला था मैं 1 लाख रुपए पे करूंगा मैक्सिमम, बी ने बोला था ठीक है मैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पे करूंगा। लायबिलिटी आई है 2 लाख रुपए की, तो अभी तो उन्हें इक्वली करना पड़ेगा 1 लाख 1 लाख। ठीक है। अप टू द लिमिट्स उन्हें इक्वली कंट्रीब्यूट करना होता है, भले ही उन्होंने डिफरेंट अमाउंट की गारंटी दी है। अब लायबिलिटी आ जाती है सपोज 2,20,000 की, तो ए तो 1 लाख तक ही देगा, बाकी बी देगा, ऐसा रहता है। ठीक है। तो ये है राइट्स ऑफ श्योरिटीज अगेंस्ट डेटर, क्रेडिटर एंड को श्योरिटीज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपके पॉइंट्स गिवन थे और वही आपको एज इट इज लिखने थे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट भी डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 पार्ट है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए का 1 एंड 2। तो 4 का ए का 1 कहता है मिस्टर जे ने एंटर किया एग्रीमेंट एस के साथ कि वो घर खरीदेगा फॉर ₹20 लाख 3 महीने के अंदर अंदर, और 50,000 टोकन मनी भी दे दिया। इन द मीन वाइल, मतलब ड्यूरिंग दोज 3 months एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव, मतलब जो एक्स्ट्रा जिन्होंने घर बनाया होता है वो सब तोड़ने का काम चालू हो गया और मिस्टर एक्स का घर टूट गया। डिमोलिश मतलब तोड़ दिया गया। जब जे को पता लगा तो उसने बोला कि मेरे पैसे वापस दो। अब आपको बताना है क्या जे अपने पैसे वापस मांग सकता है? द आंसर इज यस। क्यों मांग सकता है? क्योंकि मैम ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों हो गया बेटा वॉइड? क्योंकि मैम जिस चीज का सौदा हुआ था वो चीज ही नहीं रही। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अब सामान ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहा तो भैया अपने पैसे वापस लो। ठीक है। चलिए, इसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। बाद में इम्पॉसिबिलिटी आई है, पहले तो पॉसिबल ही था। तो अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और फिर जिस भी पार्टी को जो भी मिला है वो रिटर्न करना पड़ता है। आइए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट टर्न वॉइड ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी लॉ में चेंज की वजह से भी आ सकती है, सामान डिस्ट्रॉय हो गया इसलिए भी आ सकती है, सिचुएशंस चेंज हो गई इसलिए भी आ सकती है, वॉर डिक्लेयर हो गया तो भी आ सकती है। पहले वॉर नहीं था, बाद में वॉर हो गया तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग मतलब बाद में। ठीक है। तो फैक्ट ऑफ द केस लिख देंगे क्वेश्चन से, कंक्लूजन में बोल देंगे कि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जो मेन चीज थी वही खत्म हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, तो अपने पैसे वापस ले पाएगा एस को अपने पैसे वापस देने पड़ेंगे जे को। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 4 का ए का 2।
रामा ने बोला है श्याम से कि तुम लैपटॉप बेचो और मैं तुम्हें कमीशन दूंगा 11% के हिसाब से। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप कम कर दिए, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। रामा को लगा अरे अब तो लैपटॉप के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो उसने सोचा कि शाम को मैं बोल देता हूँ लैपटॉप सेल ना करे। जब तक राम शाम को ये बात बोलता तब तक शाम ने ऑलरेडी 5 लैपटॉप बेच दिए थे और उसी प्राइस पे बेचे हैं जो रामा ने बोले थे। शाम ने बोला कि भैया मुझे तो 11% कमीशन चाहिए 5 लैपटॉप पे। अब आप बताओ क्या सेल ऑफ लैपटॉप वैलिड है? राम ने तो अपनी अथॉरिटी कैंसिल कर दी थी, तो सेल ऑफ लैपटॉप वैलिड है, क्योंकि अथॉरिटी कैंसिल तभी मानी जाती है जब वो एजेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तब तक कैंसिल मानी ही नहीं जाती। और कैंसिल होने से पहले अगर एजेंट ने कोई काम करा है तो काम वैलिड हो जाता है। और क्या शाम अपना कमीशन रिकवर कर पाएगा? और अगर हाँ तो कितना रिकवर तो कर पाएगा? कितना रिकवर कर पाएगा? 5 लैपटॉप 1-1 लाख के उसने बेचे हैं और 11% कमीशन मिलना है, तो 55,000 आपकी अमाउंट आएगी। राइट, इजी क्वेश्चन था। आइए देखते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट की पावर को कैंसिल करके। प्रिंसिपल कभी भी पावर को कैंसिल कर सकता है जब तक एजेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर एजेंट ने कुछ काम कर दिया है तो प्रिंसिपल को उन कामों को मानना पड़ेगा। और जब तक एजेंट के पास इस बात की खबर नहीं पहुंच जाती कि अथॉरिटी कैंसिल हो गई है, तब तक एजेंट की अथॉरिटी कैंसिल नहीं मानी जाती। फैक्ट ऑफ द केस में आप क्वेश्चन के ही फैक्ट लिख दोगे, कंक्लूजन में लिखोगे कि सेल ऑफ लैपटॉप बाइंडिंग होगी राम पे, राम को सेल माननी पड़ेगी और शाम कमीशन भी ले पाएगा 55,000 का, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी उस हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका अ प्रॉमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर। प्रॉमिसरी नोट तो मेकर को प्रेजेंट होना चाहिए पेमेंट के लिए। अंडर विच सिनेरियो प्रेजेंटमेंट इज नॉट नेसेसरी, कब प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं होता, और प्रेजेंटमेंट नहीं होता तो इंस्ट्रूमेंट तो डिसऑनर हो ही जाता है, तो आपको वो सारी बतानी है। आइए देखते हैं। ये मैंने आपको बोला था बहुत बार कि आएगा, कब प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। तो पहले प्रेजेंटमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें बता दो, ठीक है। कुछ सिचुएशन में प्रेजेंटमेंट कैंसिल हो जाती है। प्रेजेंटमेंट होती क्या है? इंस्ट्रूमेंट को दिखाना पेमेंट के लिए इज नोन एज प्रेजेंटमेंट। और फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बता देंगे कब प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। जो आपके मॉड्यूल में लिखा वहीं से आंसर, वैसे ही आंसर लिखेंगे। जब जिस पर्सन को प्रेजेंट करना है वही जानबूझ के प्रेजेंटमेंट नहीं होने दे रहा, या फिर इंस्ट्रूमेंट किसी प्लेस ऑफ बिजनेस पे प्रेजेंट करना था, वो प्लेस ऑफ बिजनेस बंद है। प्लेस ऑफ बिजनेस तो ऊपर है पर वहाँ कोई है ही नहीं जिसको प्रेजेंट करें। जहाँ पे सामने वाला पर्सन कह रहा है रहने दो, प्रेजेंटमेंट मत करो, मैं एम ही पेमेंट कर दूंगा, फिर जरूरी नहीं है प्रेजेंटमेंट। जहाँ पे प्रेजेंटमेंट को हम वेव कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी जिसको पेमेंट करनी है वो बिना प्रेजेंटमेंट की ही पेमेंट कर रहा है, आधी पेमेंट कर दी बाकी कर देगा, तो भी प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगर प्रेजेंटमेंट ना होने की वजह से ड्रॉर को नुकसान भी नहीं हो रहा तो भी प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएगा पर प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटमेंट नहीं करोगे तो कोई कानूनी अपराध कर दोगे, ये सब आप छोड़ देंगे। और 10th पॉइंट है, जब प्रेजेंटमेंट इम्पॉसिबल हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो पर्सन के कंट्रोल में ही नहीं है, तब प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, राइट। आइए नेक्स्ट आपको इन 3 बॉडीज के बारे में बताना है, सेबी, आरबीआई और आईबीबीआई। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपके सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर की मार्केट, कमोडिटी की मार्केट को रेगुलेट करता है, इनका जो ट्रेडिंग होती है उनको रेगुलेट करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। जो भी आपके पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम वेटीएम, वो सब आरबीआई देखता है। और पैसों का जो कितना मनी सप्लाई है, कितने के कौन से नोट घूम रहे हैं मार्केट में, ये सब भी कौन? आरबीआई देखता है, राइट। नोट को प्रिंट करने का काम आरबीआई का है। 2 डिवीजन होते हैं, 2 प्रिंटिंग प्रेस है आरबीआई की, एक नासिक में और एक देवस में, राइट। नेक्स्ट आपका आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी पावर डिराइव हुई है फ्रॉम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस कोड के अंडर ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया ताकि इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को, केसेस को हैंडल किया जा सके, राइट। ये बोर्ड ऑफ इंडिया जो है अपने मैटर्स को सुनता है, इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को सुनता है थ्रू एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। इन 2 कोर्ट में जो केसेस आते हैं वो आईबीबीआई हैंडल करता है रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी, ठीक है। चलिए, तो सेबी के बारे में बताओगे, रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट को देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। फिर ये बता देंगे कि 12 अप्रैल 1988 को बनी थी, 30 जनवरी 1992 को वो पावर में आई थी।
आरबीआई के बारे में बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये भी, ये मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई, मनी सप्लाई, उसको भी रेगुलेट करता है। कंट्री के पेमेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करता है। भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण उसकी एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो प्रिंट करती है नोट को, मिंट करती है नोट को। 2 प्रिंटिंग प्रेसेस है नासिक और देवस में उसके थ्रू, और एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन भी है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को देखने के लिए अलग से, और एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है जिसमें बैंकों को डिपॉजिट्स पे इंश्योरेंस दिया जाता है और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है। IBPI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज़ अ रेगुलेटर जो ये देखता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, प्रोफेशनल्स और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स ठीक से हैंडल कर रहे हैं कि नहीं। 1 अक्टूबर 16 को बना था ये, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर बना था ये जो, और कोड कब पास हुआ था 5 मई 2016 को। NCLT और डेट रिकवरी टर्मिनल के थ्रू ये IBPI में केसेस सुने जाते हैं। सिंपल है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है कि ए पार्ट PTC होटल्स है बॉम्बे में, वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो फर्नीचर बेचेंगे ऑक्शन से। इसके लिए उन्होंने RR एंड एसोसिएट्स को बुलाया है एज ऑक्शनर, और उन्होंने टॉप 10 रिनाउंड आर्किटेक्ट्स को बुलाया है बिडिंग के लिए। राइट टू बिड वॉज नॉट नोटिफाइड, मतलब PTC जो होटल्स है उन्होंने अपना राइट टू बिड नहीं रखा था। फर्नीचर को अलग अलग लॉट में रख दिया है सेल के लिए, और डिसाइड किया गया है अगले लॉट, हर लॉट के लिए एक रिजर्व प्राइस रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 25 फरवरी को ऑक्शन सेल होती है 10 बजे। फॉर अ स्पेशल लॉट ऑफ फर्नीचर 3 पार्टीज ने बिडिंग करी है, नील ने, राज ने और देव ने। नील ने बोला है 5.70, राज ने बोला है 4.85 लाख और देव ने बोला है 6.10 लाख। अब देव की हाईएस्ट बिडिंग है, लेकिन स्टिल नील को पैसे दिए गए, नील को फर्नीचर दिया गया। क्यों? क्योंकि देव की बिड को रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम क्यों आए। तो बिल्कुल सही है, इसमें वैसा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, राइट। और मिस्टर देव को रिजेक्ट कर दिया कि भैया राइट टू बिड हमने तो रिजर्व करी है, सिर्फ यही 2 लोग बिड कर सकते हैं, और कंपनी, मिस्टर देव की कंपनी इन्वाइटेड नहीं थी। अगला क्या हुआ, अगली बिड हुई अगले लॉट के लिए, और 2 लोगों ने बिड करी, धीर ने और मधु ने। मधु ने जो बिड करी है वो RR एंड एसोसिएट्स के बिहाफ पे, यानी कि ऑक्शनियर के बिहाफ पे ही बिड करी है। सेल कंप्लीट हो गई है, धीर को सामान दे दिया गया है मधु की जगह। आपको आप अब देव और मधु कह रहे हैं, देव ऊपर वाले जो ऑक्शन में जिसको रिजेक्ट करा था देव को वो, और नीचे वाले ऑक्शन में जिसको रिजेक्ट करा है मधु, ये दोनों कह रहे हैं नहीं ये सेल गलत है, लॉफुल नहीं है। आपको बताना है कि लॉफुल है कि नहीं है। अब इस क्वेश्चन में है कुछ एम्बिग्विटी, कुछ डाउटफुलनेस। जो मैं आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ वो इंस्टीट्यूट के आंसर से अलग हो सकता है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट क्या अजम्पशन लेके आंसर कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से फर्स्ट बिड जो है वो लॉफुल है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब हमने जिन लोगों को बुलाया है तो उन्हीं लोगों से तो बिड लेंगे, किसी और से बिड थोड़ा ना लेंगे। और लेकिन सेकंड वाली अनलॉफुल है, क्योंकि ऑक्शनर के बिहाफ पे मधु बिड कर रही थी, तो इट इज पॉसिबल कि मधु प्रिटेंडेड बिडिंग कर रही हो, बोली को बढ़ाने के लिए बिड कर रही हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लॉफुल है, सेकंड वाली लॉफुल नहीं है। मेरे हिसाब से ये आंसर है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या आंसर देता है। तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रेफरेंस देते हुए आंसर देना है कि जो बिड्स है ये लॉफुल है कि नहीं है, सेल है जो ये लॉफुल है कि नहीं है। देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लीगल रूल लिखने हैं ऑक्शन के। जब गुड्स लॉट्स में बिकते हैं तो हर लॉट का अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होता है, जब हैमर फॉल होता है, राइट टू बिड हम रिजर्व भी कर सकते हैं। राइट टू बिड रिजर्व किया होगा तभी सेलर बिड कर पाएगा, वरना सेलर बिड नहीं कर पाएगा तो सेलर तो वैसे भी बिड नहीं कर रहा हमारे क्वेश्चन में। अगर सेल नोटिफाइड नहीं है, सेल में अगर सेलर नहीं बता रहा कि वो बिड करेगा लेकिन वो फिर भी बिड करता है, या ऑक्शनियर किसी पर्सन से ऐसे बिड ले लेता है, तो ये फ्रॉडुलेंट माना जा सकता है बायर के द्वारा। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारा पॉइंट अब कवर होगा, सेकेंड वाला। रिजर्व प्राइस भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस और अपसेट मैक्सिमम प्राइस भी आप फिक्स कर सकते हो किसी भी बिड का। प्रिटेंडेड बिडिंग, अगर सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग का इस्तेमाल कर रहा है तो बायर चाहे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैंसिल भी कर सकता है, ठीक। तो उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे। मैंने यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा कट पिटा के शॉर्ट में लिखा है, आप थोड़ा और शॉर्ट में कर सकते हो।
कंक्लूजन में लिखा है कि फर्स्ट में मिस्टर देव की बिड रिजेक्ट हो सकती थी क्योंकि उसे इनवाइट नहीं किया है, हेंस ऑक्शन सेल वाज लॉफुल। तो देव जो कह रहे हैं कि अनलॉफुल है वो गलत कह रहे हैं। सेकेंड वाले बिड में मधु ने बिड किया है जो कि रिजेक्ट करी जा सकती है क्योंकि वो आरएन एंड एसोसिएट्स की बिहाफ पे बिड कर रही थी जो कि अनलॉफुल है, राइट। क्योंकि राइट टू रिजर्व बिड नोटिफाई नहीं किया था, सेलर ने नहीं बताया था कि मैं बिड करूंगा या मेरी बिहाफ पे कोई बिड करेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो मधु बिड कर रही है वो ऑक्शनर का ही पर्सनल हो सकता है, वो सेलर के बिहाफ पे ही बिड कर रही हो। तो क्लियर नहीं है, मान सकते हैं कि जो मधु है वो सेलर के लिए बिड कर रही है, ऐसा मान के मैं आंसर दे रही हूँ कि ये जो दूसरी वाली बिड है, दूसरी वाली जो सेल है वो लॉफुल नहीं है, राइट। तो यही सब लिखा है आपको। आरएन एसोसिएट्स ऑक्शनर और ऑक्शनर एजेंट माना जाता है ओनर का, तो जो ओनर ऑक्शनर के बिहाफ पे भी अगर कोई बिड कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं लॉफुल नहीं माना जाना चाहिए, राइट। ऐसा हमारा ओपिनियन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, गुड क्वेश्चन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब नहीं होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब बच्चे इतना क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म। अरे भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट लाइन पढ़ के नो डाउट मुझे भी यही क्वेश्चन लगा था, पर आगे पढ़ेंगे। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? द आंसर इज नो। थोड़ा सा डिफरेंस बताओगे, पूरा डिफरेंस बिटवीन नहीं लिखना है आपको। और फिर आपको कुछ सिचुएशन बतानी है जहां कोर्ट फर्म को पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के आपको यहाँ पे सिचुएशंस बतानी है। तो पहला जो क्वेश्चन था, हालांकि उसमें डिफरेंस बिटवीन बताना है, पर ऐसा नहीं है सिर्फ डिफरेंस बिटवीन ही बताना है, आगे भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप डिफरेंस बता देंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है, पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज होता है, बिजनेस बंद नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में वाइंडिंग अप किया जाता है, एसेट बेच के लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ रीवैल्यूएशन करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकती है, बिना कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिर्फ कोर्ट के मतलब उसमें कोर्ट के ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है फर्म बंद हो, फाइनली बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है फर्म के डिसोल्यूशन में। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में बुक को क्लोज नहीं किया जाता। कुछ सिचुएशन जहां पे कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन को ऑर्डर दिया जा सकता है, अगर अनसाउंड माइंड का पार्टनर हो जाए, परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, पार्टनर मिसकंडक्ट करे, पार्टनर विलफुल परसिस्टेंट ब्रीच करे, पार्टनर अपना पूरा शेयर कहीं ट्रांसफर कर दे, फर्म को कॉन्टिन्यूसली लॉसेस हो रहे हो, या फिर कोई और ग्राउंड्स हो, तो इन सभी केसेस में पार्टनर्स कोर्ट में जाके बोल सकते हैं प्लीज जज साहब फर्म को बंद करने का ऑर्डर दो। इनको हम कहते हैं डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, राइट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट पे। क्या लिखा है? वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस ऑल टुगेदर टू परफॉर्म और इज डिसेबल्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग इज पार्ट ऑफ इट, द अदर पार्टी हैज राइट टू रिसाइन इट। जहां पे एक पार्टी मना कर रही है मैं काम नहीं कर रही, या अपने आप को काम करने से एब्सेंट रख रही है, तो दूसरी पार्टी के पास राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। आपको इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है और बताना है कि अगर ऐसे कोई पर्सन रिफ्यूज करता है, कहता है कि मैं तो काम नहीं कर रहा, तो क्या प्रोविजंस रहते हैं। तो बिल्कुल सही लिखा है, जब एक पर्सन मना कर देता है कि मैं काम नहीं कर रहा, तो दूसरे पर्सन के पास राइट होता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, पर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू भी रख सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखता है तो फिर कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। आ जाओ। The party to lawful contract are bound to perform their respective promises, but when one of the party breaks the contract by refusing to perform his promise, तो उसे हम breach कहते हैं। In that case, other party के पास right होता है कि वो action ले सकता है। जब एक पार्टी ने मना कर दिया कि मैं काम नहीं कर रहा, या फिर अपने आप को काम करने से एब्सेंट रखा है, तो प्रॉमिस सी मतलब दूसरी पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकती है, लेकिन अगर अपने वर्ड से वो शो कर दे अपना इच्छा, एक्विसेंस मींस अच्छा कि मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर पाएगी, राइट। एग्जाम्पल देके बता देंगे। सपोज एक सिंगर है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मैं आपके थिएटर में हर हफ्ते में 2 रात गाना गाऊंगा 2 महीने तक। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन तो वो गाना गाता है, उसके बाद ए अपने आप को एब्सेंट रखता, आता नहीं है, तो बी चाहे तो सेम डे पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। पर अगर ए बाद में आ जाता है और बी उसको गाने का मौका दे देता है, तो बी कहीं ना कहीं चाहता है कंटिन्यू करना, तो उसके बाद फिर वो कैंसिल नहीं कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। चलिए, तो इजी क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन कंपैरेटिवली ऑक्शन सेल का टॉपिक, अगर सिर्फ बच्चे ने प्रोविजन भी लिखा होगा तो अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है 5th क्वेश्चन में बच्चों को अच्छा स्कोर रहेगा, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्कोर अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, मिस्टर वाई ने इश्यू करा है चेक ऑफ 10,000 टू मिस्टर जेड जो डिसऑनर हो गया है बिकॉज वाई के अकाउंट में पैसे नहीं थे और वाई के पास ओवर ड्रॉइंग की अथॉरिटी नहीं थी, मतलब क्रेडिट लिमिट नहीं थी, ओवर ड्रॉन की लिमिट नहीं थी। आपको ये बताना है क्या वाई लायबल होगा डिसऑनर ऑफ चेक के लिए, बताओ क्या व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सच एन ऑफेंस, क्या ये ऑफेंस माना जाएगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। तो 2 साल तक की सजा या डबल द अमाउंट ऑफ चेक, आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने डोनेशन के लिए चेक दिया होता तो फिर ये ऑफेंस नहीं माना जाता, ये आप बता देंगे। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि ये आ सकता है और फिर आ गया। आइए, एज पर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जब एक चेक बन जाता है, ड्रॉ कर दिया जाता है अकाउंट पे, ठीक है, on account maintained by the drawer with his banker for payment of any amount of money to any person out of that account is informed by bank unpaid either because of, और अगर वो चेक बैंक के द्वारा बताया जाता है कि भैया ये क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि फंड्स की कमी है, या फिर जो जिसने चेक बनाया है उसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो भी कम पड़ रही है, तो सच अ पर्सन शैल डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। अगर एक पर्सन ने बैंक के पास अकाउंट बनाया है और वो चेक बना के देता है और अगर बैंक के द्वारा वो चेक वापस कर दिया जाता है ये बोल के कि पैसे कम है, तो इसका मतलब है जो पर्सन ने चेक बनाया उसने ऑफेंस, क्राइम किया है, राइट। ऐसे ही स्टॉप पेमेंट की अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो भी क्राइम माना जाता है, पर अगर आपने चेक को गिफ्ट या डोनेशन के फॉर्म में दिया तो चेक को तो फिर क्राइम नहीं माना जाएगा अगर चेक कैंसिल बाउंस भी हो जाता है। चेक का वापस लौटना ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इज नोन एज बाउंसिंग ऑफ चेक, राइट। तो कंक्लूजन है, फर्स्ट पार्ट में तो ड्रॉअर ने हाँ ऑफेंस कमिट किया है और उसको सजा हो सकती है अप टू 2 years ऑफ फाइन और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। कुछ कंडीशंस पूरी करनी होंगी तभी ये सजा हो पाएगी, ऐसा डायरेक्टली सजा नहीं हो पाएगी। और इस केस में अगर वाई ने चेक दिया होता एनजीओ को एज डोनेशन, तो अगर स्टॉप पेमेंट भी लगा दी होती तब भी वो ऑफेंस नहीं माना जाता, ठीक है। चलिए, क्योंकि डोनेशन या गिफ्ट के फॉर्म में अगर आप चेक दे रहे हो और फिर अगर चेक क्लियर नहीं हो पाया तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट पे, और यहाँ पे एक सरप्राइज था बच्चों के लिए, इंटरनली चॉइस गिवन थी। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में ऐसा नहीं था, बट अच्छी बात है चॉइस थी आपके पास। एक्सप्लेन द टर्म वेजरिंग अग्रीमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन कुछ ट्रांजेक्शंस जो वेजरिंग जैसी दिखती हैं पर वेजरिंग नहीं होती, वॉइड नहीं होती। अच्छा क्वेश्चन था। और ऑप्शन में था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताना है, उसके एसेंशियल्स बताने हैं और रूल्स बताना है। सीधा सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, चॉइस आ गई थी, बहुत अच्छी बात है वेजरिंग और कंटिंजेंट में। तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट वो होते हैं जिसमें पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस पार्टीज ने शर्त लगाई होती है कि तू जीतेगा तो मैं पैसे दूंगा, मैं जीतूंगा तो तू पैसे देगा, ठीक है वो। और वेजरिंग ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली वॉइड, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। कुछ ट्रांजैक्शंस वेजरिंग जैसी दिखती हैं पर वेजरिंग नहीं होती हैं वो, इसलिए वो वॉइड नहीं होती है। जैसे आपके जो प्राइजेस होते हैं, मतलब जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें स्किल लगती है, अब होता तो वो भी चांस बेस्ड है कि कौन जीतेगा, वेजरिंग में तुक्का ही तो है कि तू जीता तो तू पैसे देंगे, मैं पैसे दूंगा, मैं जीता तो तू पैसे देंगे, शर्त काइंड ऑफ लगती है, डिपेंड करता है वेजरिंग में कि कौन जीतेगा। तो ऐसा ही कंपटीशन में भी होता है कि पता नहीं कौन जीतेगा, डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन वॉइड नहीं होता क्योंकि वहां पे स्किल्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से शेयर्स वेंचर्स का खरीदना बेचना वो भी वॉइड नहीं होता अगर इंटेंशन शेयर्स की डिलीवरी लेना है। तो सिर्फ प्राइस डिफरेंस को आप सेटल नहीं कर रहे हो, शेयर्स की डिलीवरी भी ले रहे हो, अगर ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो दिख भले ही आपको सट्टेबाजी जैसी रही है, वेजरिंग जैसी रही है, पर फिर वो वॉइड नहीं होती, ठीक है। ऐसे तो और भी ट्रांजैक्शन है, आइए देखते हैं। तो वेजरिंग अग्रीमेंट होता है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को मनी देने का प्रॉमिस करता है, और मनी देना या ना देना किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजरिंग वॉइड होते हैं, बट कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो वेजरिंग जैसी दिखती है पर वॉइड नहीं होती। जैसे चिट फंड, सब लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, एट द एंड जिसका चिट निकलती है उसको पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है वेजरिंग जैसा, पर ये वेजरिंग नहीं है, सट्टा नहीं है, उस पर्सन ने भी तो पैसा कंट्रीब्यूट करा जिसको मिल रहा है। नेक्स्ट आपका कमर्शियल या शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन। तो अगर आप गुड्स की डिलीवरी ले रहे हो, शेयर्स की डिलीवरी ले रहे हो,
फिर वो सट्टेबाजी में नहीं आता है। ऐसी गेम्स ऑफ स्किल है, एथलेटिक कंपटीशन है, यहाँ पे भी पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, डिपेंड करता है कौन जीतेगा। तो लेकिन फिर भी ये वेजरिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्किल इन्वॉल्व है, टैलेंट इन्वॉल्व है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में भी लॉस पे डिपेंड करता है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी या नहीं देगी, पर यहाँ पे भी वेजरिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि भैया अगर लॉस हो गया तो मेरी स्कूटी चली जाएगी, मेरी गाड़ी चली जाएगी। तो पार्टी को एक्चुअली में लॉस हो रहा होता है, उसकी रिकवरी हो रही होती है, कोई जीतता नहीं है कुछ। वेजरिंग में होता है कि कौन जीतेगा, ये मेन चीज है। इंश्योरेंस में कोई कुछ जीतता नहीं है, इंश्योरेंस में तो जस्ट लॉस हो रहा है, उसको कॉम्पनसेशन करा रहे हो, राइट। तो इंश्योरेंस दिख रहा है आपको वेजरिंग जैसा कि नुकसान हुआ तो पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो मैडम ये सट्टेबाजी तो है नहीं, आप नुकसान को कॉम्पनसेट करा रहे हो, कुछ जीत हार की बात नहीं है यहाँ पे, राइट। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, डिपेंड करते हैं किसी इवेंट पे। इसके फीचर्स क्या है? डिपेंड करता है किसी इवेंट पे। कंटिंजेंट, और जो इवेंट है वो कोलेट्रल होना चाहिए। इवेंट जो है प्रॉमिसर की विल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, मर्जी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, इसका रिजल्ट अभी पता नहीं होना चाहिए। रूल्स क्या है हमारा? एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अगर ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट कराया है कि शिप आएगा तो मैं पैसे दूंगा, तो शिप आएगा तो पैसे देना पड़ेगा, अगर शिप डूब गया तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बस यही लिखा है। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइज हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। जब तक इवेंट हो नहीं जाता, जब तक शिप आ नहीं जाता, तब तक ए बी को पैसे देने के लिए लायबल नहीं है। शिप आ जाएगा तो ए पैसे देगा, शिप डूब गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर शिप का आना इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि शिप डूब गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉन हैपनिंग। एने बी को बोला कि अगर शिप नहीं आया तो मैं पैसे दूंगा, तो अगर मान लो शिप आ गया तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। तो शिप क्या हैपन, अगर नॉन हैपनिंग पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, तो अगर हैपन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, राइट। वेयर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कंटिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो वो तभी एनफोर्स हो पाएगा जब हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाए। मतलब अगर शिप डूब जाए तो क्या ए बी को पैसे देना पड़ेगा? हाँ, चलो। कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इन्फोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि किसी इंसान के किसी हरकत पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर सी ने बी से शादी करी तो ए बी को पैसे देगा, और सी जाके डी से शादी कर ले, तो सी ने ऐसी हरकत करी है कि अब बी से शादी करना इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं रहेगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम। कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि कुछ इवेंट हो गया विद इन फिक्स टाइम तो पैसे दूंगा, फिक्स टाइम में इवेंट हो गया तो पैसे देने पड़ेंगे, फिक्स टाइम में इवेंट नहीं हुआ तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फिक्स टाइम में इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो यही बातें लिखी हैं। पॉइंट नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि अगर एक हफ्ते में शिप नहीं आया, फिक्स टाइम में नहीं आया तो पैसे दूंगा, फिक्स टाइम में डूब गया तो पैसे देने पड़ेंगे, आ गया तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यही बात लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हमने बनाया है कि परफॉर्म होगा या नहीं होगा, ये किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे डाल दिया। ए ने बी को बोला अगर सी चांद तारे तोड़ लाएगा तो ए बी को पैसा देगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, क्योंकि जो इवेंट है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है वही इम्पॉसिबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सी, 6 का सी कह रहा है जे एक होलसेलर है ऑफ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम मतलब महंगा, गुड क्वालिटी बासमती राइस डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल, ठीक है। जो अप्रूवल पे डिलीवर किया जाएगा, मतलब पहले आपको सैंपल दिया जाएगा चेक करने के लिए, अगर आपको सही लगेगा तो ही बाकी आप डिलीवर करेंगे क्योंकि महंगे चावल हैं। तो 100 बैग्स ऑफ राइस उसने ऑन अप्रूवल डिलीवर करे हैं 10-10 किलो वाले टू लोकल रिटेलर। तो जे ने रिटेलर को 100 बैग्स दिए देखने के लिए कि सही है कि नहीं। भैया सही लगे तो रख लेना, नहीं तो वापस कर लेना, सेल ऑन रिटर्नेबल बेसिस। 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। रिटेलर ने अगले दिन उसमें से 5 बैग किसी कस्टमर को बेच दिए, ठीक है। सोल्ड 5 बैग्स ऑफ राइस ए को। ए ने 1 वीक बाद बताया कि राइस की क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं है,
अब रिटेलर चाहता है कि मेरे पास जो 95 बैग पड़े हैं ये तो मैं रिटर्न कर दूं, और जो ए के पास और एक बैग तो खोल लिया ए ने, 4 बैग पड़े हैं वो भी रिटर्न कर दूं। अब आप बताओ क्या वो रिटर्न कर पाएगा? तो बेटा अगर अप्रूवल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पे होता है तो जब तक रिटेलर या तो खुद ना बता दे कि मैं अप्रूव कर रहा हूं, या टाइम ना निकल जाए, या फिर रिटेलर उसको कुछ ऐसा ना कर दे कि हाँ अप्रूवल माना जाए, तब तक ओनरशिप रिटेलर के पास नहीं जाती है। रिस्क किसका रहता है? जे का रहता है। अब हुआ क्या, अभी 1 महीने का टाइम दिया था, अगले दिन किसी और को बेच दिया, तो रिटेलर को अगले दिन पता लग गया कि अगले दिन के 1 हफ्ते बाद पता लग गया कि गुड्स तो अच्छे नहीं है, तो रिटेलर 95 बैग तो कैंसिल कर सकता है क्योंकि उसकी ओनरशिप अभी रिटेलर के पास नहीं गई है। पर रिटेलर ने क्योंकि 5 बैग आगे बेच दिए थे तो माना जाता है उसने 5 बैग को एक्सेप्ट कर लिया था, अब उनको वो रिटर्न नहीं कर सकता। तो जो बचे हुए 4 बैग ए वाले वो रिटर्न करना चाहता है वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, आइए। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ओनरशिप पास होती है जब या तो गुड्स को एक्सेप्ट कर ले, या कोई ऐसा काम करे कि एक्सेप्ट जैसा दिखे, या फिर टाइम पीरियड निकल जाए गुड्स को अपने पास रखे तो भी हम एक्सेप्टेंस मान लेते हैं, ओनरशिप बायर की हो जाती है। फैक्ट ऑफ द केस बताया है, क्वेश्चन में लिख देंगे कि इस केस में बायर सिर्फ 95 बैग रिटर्न कर सकता है और वो 5 नहीं, वो 4 बैग वो रिटर्न नहीं कर सकता जो कस्टमर को बेच चुका है, क्योंकि वो बैग उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिए थे। तो अब तो बायर की लायबिलिटी है। भाई तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए था, केवी टेम्पटर लग जाएगा। दस बायर वोंट बी एबल टू रिटर्न 4 बैग्स जो अनयूज्ड पड़े हैं। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे जून 2024 के एग्जाम के पेपर्स के। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोविजंस जो इंस्टीट्यूट के आंसर के डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमारा जो ऑक्शन सेल वाला क्वेश्चन है उसमें इंस्टीट्यूट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख के आंसर दे सकता है, राइट। एनालिसिस पार्ट होता है लॉ में, तो हमारी एनालिसिस इंस्टीट्यूट के एनालिसिस से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है बच्चों। क्लियर है? तो वैसे बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। मेक श्योर वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी सजेस्टेड आंसर्स मिल जाएं। चैनल पे नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये जो हमने सजेस्टेड आंसर बनाए हैं कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। आज का सेशन एंड करते हैं, आज की वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।